भारत विकास परिषद संस्कारों के साथ सेवा के कार्य करता है। परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, समर्पण और सेवा के 5 आधारभूत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए संस्कारक्षम और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के महालक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को पूर्ण विश्व गुरु के परम वैभवशाली पद पर आसीन करने के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी भाव और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। परिषद के दायित्व और सदस्यता में मातृशक्ति की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संगठन में दंपति सदस्या प्रदान की जाती है। परिषद की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाती हैं। उन्होंने कहा कि ये समारोह दायित्व बोध का भाव करवाता है। दायित्व ग्रहण करने वाले सदस्य की पद के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। परिषद परिवार के सभी सदस्यों को ये दायित्व बोध हो, इसलिए संगठन वार्षिक अवधि से दायित्व परिवर्तन करता रहता है। ये विचार भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने नागौर शाखा के दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित जन समूह के समक्ष प्रकट किए। भारत विकास परिषद शाखा नागौर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह मैना रिजॉर्ट एंड गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बागमार, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष रितेश अरोड़ा ने भारत माता और योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। परिषद परिवार द्वारा मंचस्थ अतिथियों का मंगल तिलक लगाकर, माला पहनाकर, अंग वस्त्र ओढ़ाकर, साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। सचिव चरण प्रकाश डागा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आगंतुक अतिथियों का परिचय नृत्य गोपाल मित्तल ने करवाया और स्वागत उद्बोधन दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने आनंद अग्रवाल को अध्यक्ष, सुभाष ललवानी को वित्त सचिव, चरण प्रकाश डागा को सचिव और कैलाश सारडा को संरक्षक के पद की शपथ दिलाई। इनके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर हिमराज टाक, नरेंद्र सोनी और सह सचिव के पद पर शरद कुमार जोशी को दायित्व प्रदान किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष रितेश अरोड़ा ने बताया, परिषद परिवार में सम्मिलित हुए नवीन सदस्यों नवनीत चौरडिया, सुनील भार्गव और दिनेश शर्मा को सदस्य ग्रहण करने की शपथ का दौरान करवाया। प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा परिषद की लेपिन नए सदस्यों को प्रदान किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बागमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विकास परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य सराहनीय हैं और अन्य लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दायित्व ग्रहण की शुभकामनाएं दी और सच्चे मन से राष्ट्र सेवा में जुड़ने का आह्वान किया। शाखा अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर एक पेड़ देश के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन शरद कुमार जोशी ने किया। इस कार्यक्रम में परिषद परिवार के हरिराम धरनिया, भोजराज सारस्वत, रामकिशोर सारडा, रामनिवास जांगीर, बजरंगलाल शर्मा, केशव चांडक, नरेंद्र सोनी, रामानुज मालानी, रवि प्रकाश सोनी, योगेश सोनी, विकास सोनी, मंजू सारस्वत, शोभा सारडा, सुधा अग्रवाल, मधुबाला शर्मा, सरिता डागा, सागर सरवा, साधना सरवा, श्वेता जोशी, मनोज धारणिया, मनोज जैन, अशोक मुंद्रा मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक मुकेश भाटी और नगर संचालक मांगीलाल बंसल का भी मंगल तिलक लगाकर और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए परिषद के वरिष्ठ सदस्य और कला मर्मज्ञ श्रवण कुमार सोनी द्वारा तैयार किए गए बोनसाई पौधों को अतिथियों को प्रदान किया गया। आपको वर्ष 2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। गत 12 मार्च 2023 को भारत विकास परिषद नागौर के वार्षिक चुनाव पटनिया चौक में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत भवन में संपन्न हुए। बैठक में सर्वसम्मति से आनंद जी अग्रवाल को अध्यक्ष, जयप्रकाश डागा को सचिव, सुभाष लल्लावनी को वित्त सचिव का दायित्व प्रदान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कैलाश सारडा को सदस्य का दायित्व मिला। इसके साथ ही परिषद परिवार का सामूहिक फाग उत्सव भी हर्ष उत्साह से पूर्ण वातावरण में मनाया गया।
होली के गीत भजन नृत्य स्नेह भोज के साथ सुंदर रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 मार्च 2023 को परिषद के सदस्य मनीष सुरानंद के अंत सूचन से शीतला अष्टमी के शुभ अवसर पर शीतला माता मंदिर के मेले में जल सेवा की गई। 30 मार्च 2023 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित श्री रामनवमी शोभा यात्रा के शुभ अवसर पर परिषद परिवार द्वारा नागौर के हृदय स्थल गांधी चौक में साज सज्जा एवं पुष्प वर्षा की गई। हम सब के लिए गर्व का विषय है इस विराट शोभा यात्रा का आयोजन परिषद परिवार के वरिष्ठ सदस्य हरियाणा जी दानियाल के नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में हुआ। क्षेत्र प्रतिबद्ध नवसाल के अवसर पर परिषद परिवार द्वारा नागौर के विभिन्न स्थानों पर शुभकामनाएं गले लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। 23 मई 2023 को नागौर सरकार की कार्यकारिणी बैठक आनंदम सोसाइटी में संपन्न हुई। इस बैठक में गतिविधि को देखते हुए परिषद के सदस्य से नगर के विभिन्न स्थानों पर परिचय लगाने का निर्णय लिया गया। 26 मई 2023 को परिषद के स्थायी सेवा प्रकल्प जाजू जल चौक में नई वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया। पूज्य संत जानकीदास महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मामासा समुदाय परिवार भी सम्मिलित हुआ। डिप्टी एसपी वेद रविंद्र सिंह द्वारा के शुभ कार्यक्रमों से नई वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया। 28 से 31 मई तक निरंतर नागौर रेलवे स्टेशन पर परिषद परिवार द्वारा यात्रियों के शीतल जल सेवा की गई। 31 मई 2023 को नित्य एकादशी दिन से पावन पर परिषद परिवार द्वारा ये यात्रियों को ठंडी छाछ पिलाकर सेवा की गई। 18 जून 2023 को राष्ट्रीय सेवा संघ नागौर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भक्ति भजन संध्या एवं निवेश में परिषद परिवार द्वारा जल सेवा की गई। 21 जून 2023 को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में परिषद परिवार ने सहभागिता दी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में परिषद परिवार के सदस्य देव प्रकाश सोनी की पुत्रियां साहसी एवं मेघा सोनी ने प्रशिक्षित भूमिका निर्वहन किया। परिषद परिवार के सह सचिव शरद कुमार जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। 27 जून 2023 को परिषद के संस्थापक महामंत्री डॉक्टर सूरज पुत्राज की जयंती का कार्यक्रम परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद महाशय संस्कार केंद्र में मनाया गया। वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर भवानी शंकर जी रामगावत ने डॉक्टर सूरज प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्कार करने बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। 12 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में परिषद परिवार द्वारा पौधारोपण कर विद्यालय के भैया बहनों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। 23 जुलाई 2023 को जरूरतमंद विद्यार्थी सहायता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरज निवास में बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। 21 जुलाई 2023 को परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा मंडल के अंतर्गत पूरा परिषद के अंदर संचालित स्थायी सेवा समिति में निराश्रित लघु व्यक्तियों को भोजन कराया गया। इसमें पूर्व परिषद के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सुप्रसिद्ध सतीश के जन्मदिन में विचार गोष्ठी एवं आम बैठक का आयोजन किया गया। 27 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय सेवा संघ नागौर विभाग द्वारा आयोजित पर्यावरण क्षेत्र यात्रा में परिषद द्वारा सहयोग किया गया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में इसमें शानदार उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस बार कुल 23 विद्यालयों में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कुल 56 छात्र और छात्राएं उपस्थित हुई। 552 गुरुजनों का सम्मान किया गया। कुल 12,034 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। परिषद परिवार के 32 मेहमान मेहमान ने इस प्रकार कुल 40 सदस्यों ने सहभागिता दी।
18 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय समूह नृत्य का आयोजन विद्या भारती विद्यालय शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक में किया गया। इस प्रतियोगिता में नगर के 7 विद्यालयों की 80 छात्र छात्राओं ने सहभागिता दी। 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय प्रदर्शन भारत जागरण सम्मान्य प्रतियोगिता का पहले चरण में नागौर के 10 विद्यालयों के कुल 1000 छात्र छात्राओं ने सहभागिता दी। 8 अक्टूबर 2023 को संस्कृति सप्ताह का समापन समारोह शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक के विशाल सभागार में संपन्न किया गया। इस कार्य में मुख्य अतिथि श्री मोहन राम जी चौधरी, पूर्व विधायक श्री अतिथि श्रीमती पायल गहलोत, पूर्व सभापति एवं JSW के हेड श्री वीरेंद्र जी सैनी थे। 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्र के पर्व पर श्री करनी माता मंदिर मेले में मित्र परिवार के अंतर सदस्य से बच्चों की जल सेवा की गई। 15 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत जागरण सामान्य प्रतियोगिता के द्वितीय चरण पर्सन मंच का आयोजन विद्या भारती विद्यालय शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक नागौर के स्मार्ट क्लासरूम में संपन्न किया गया। दोनों वर्गों में 8 विद्यालयों के 32 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 22 अक्टूबर 2023 को पराष्ट्रीय पर्सन मंच प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागौर से शाखा स्तर पर विजेता दल के छात्र छात्राओं ने संगठिया में सहभागिता की। 23 दिसंबर 2023 को परिषद परिवार एवं MTS के शहीद दल तत्वाधान में परिषद परिवार के कला पर्यावरण प्रेमी सदस्य शरण कुमार सोनी द्वारा तैयार किया गई ऑन साइड पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी को कुल 850 लोगों ने देखा। नागौर के 31 इस कला को प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी प्रशंसा की। 12 जनवरी 2024 को योग्य सन्यासी एवं यायावर संत स्वामी विवेकानंद जयंती पर परिषद सदस्य धर्मेंद्र चलानी के अर्थ सदस्य परिषद द्वारा संचालित स्वामी भवन विवेकानंद महासंगठन केंद्र त्रिपुरा में शटर कीर्तन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर परिषद परिवार द्वारा नागौर के हृदय चौक में साज सज्जा एवं सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर जलेश्वर महादेव बच्चा साहब परिषद में परिषद के सदस्य कला मंडल शरण कुमार सोनी एवं शासकीय कलौर द्वारा वैभव राम मंदिर का चित्र बनाया गया। वंदे भारत माता की जय। बाद मैं बोलूंगा भारत विकास परिषद नागौर शाखा के, तब आप अपना दायित्व बोलेंगे और उसके बाद जो मैं बोलूंगा उसकी आप आगे पुनरावृत्ति करेंगे। मैं भारत विकास परिषद नागौर शाखा के दायित्व बोलिए अपना का दायित्व ग्रहण करता हूं और उसके अंतर्गत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूं। भारतीय संस्कृति में मेरी अविचल आस्था है और मैं इस आस्था के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे प्रयत्न से चेष्टा करूंगा और भारतीय जन जीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान दूंगा। भारत माता की जय। जय सब बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी क्रम में वित्त सचिव श्रीमान रामकिशोर जी माला में पहनाए, सुभाष जी रजवाड़ी को, उमेश सिंह जी राजपुरोहित और रामकिशोर जी काका माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में इनका स्वागत और अभिनंदन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर शाखा के सचिव जी दादा का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा परिषद परिवार की मातृशक्ति द्वारा राज्य मंत्री महोदया का साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया है। एक बार जोरदार जंतर ध्वनि द्वारा भारत माता की सर्वप्रथम मैं भारत माता के चरणों में शत नमन करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में शत नमन करती हूँ। भारत विकास परिषद शाखा नागौर के इस दायित्व ग्रहण समारोह में नितिन कुमार जी ने अभी थोड़े दिन पहले जब मुझे बोला था कि भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह है और आपको आना है, निश्चित रूप से यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं नितिन गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतने सुंदर प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं इस दायित्व ग्रहण समारोह के अंदर जो आज नया दायित्व ग्रहण करने वाले हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक नई बात जो मुझे यहाँ दिखाई दी कि जब अभी शर्मा जी उनको वोट दिलवा रहे थे तो सहपत्नी उनकी जो है अर्धांगिनी को भी बुलाया गया कि वास्तव में जब पूरे साल पर ये जब सेवाएं देंगे तो घर से भी जो है उनकी अर्धांगिनी का भी जो है जैसे है तो उसमें जो है दोनों ही सब दोनों ने मिलकर पति पत्नी दोनों ने मिलकर ये शपथ ली है कि हम पूरे साल में शायद हर साल दायित्व चेंज होता रहता होगा तो दोनों ने मिलकर जो है ये ओथ ली है कि हम पूरे साल भर जो है जो भी भारत विकास परिषद के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में उनमें आगे प्रभावित करने में पूरा सहयोग देंगे। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि बिना उनके क्योंकि 1 घंटा भी लेट हो जाता है तो उसका हिसाब पूछा जाता है कि साहब कहाँ, लेकिन आज आपने यहाँ पे खड़े होकर उनको अनुमति दी है कि नहीं, हमारी तरफ से अनुमति है कि आप जो भी इस तरह के सेवा के कार्य जो करना चाहते हैं उसमें हमारा भी पूरा बराबर का हिस्सेदारी होगी। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अभी जब आदरणीय सचिव साहब जब पूरे साल भर का लेखा जोखा जो बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेवा के कार्य जो कि अपने समाज के जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो परोपकार में विश्वास रखते हैं और बिल्कुल ही जैसे गैर राजनीतिक संगठन ही है और बिना किसी उसके भेदभाव के पूरे साल भर जिस प्रकार की गतिविधियां अभी आपने मुझे बताई है कि हम नृत्य गोपाल जी मुझे पूरा बता रहे थे कि साहब हम मेडिकल इक्विपमेंट भी हम देते हैं और कई ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं और इस प्रकार के कई गुरुवंदन कार्यक्रम जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि यदि आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमें अपने संस्कारों की जरूरत है जो हम भूलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता को तो हम ग्रहण करते जा रहे हैं
और उसकी ओर दौड़ते चले जा रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता क्या है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति जो एक मूल्यवान धरोहर है हमारे सामने, उसे हम जो है दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। और वो जो पाश्चात्य लोग हैं वो हमारी संस्कृति को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, वो इसके प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है और मैं बधाई देना चाहूंगी भारत विकास परिषद को कि वो इस दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने में, हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के अंदर वो अपना जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से भारत विकास परिषद का हर सदस्य जो है वो बधाई का पात्र है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी तरह आज जिन लोगों ने दायित्व ग्रहण किया है उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि इसी तरह से आप सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाते रहे और सेवा के काम समाज के अंदर करते रहेंगे। निश्चित रूप से जो है हमारा समाज इसी तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के संगठन भी होते हैं जो सेवा के माध्यम से समाज को जोड़े रखते हैं और इन्हीं सेवाओं के माध्यम से, इन्हीं कार्यों के माध्यम से हमारा समाज जुड़ा रहता है और हमारे संस्कार, जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, उस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के अंदर जो अपना मूल्यवान योगदान भारत विकास परिषद दे रही है, निश्चित रूप से जितनी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए, निश्चित रूप से वो बहुत कम है कि अपना बहुत योगदान दे रही है अपने इस कार्य में। मैं आगे के लिए भी जो नए दायित्व ग्रहण किए हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी प्रकार आप सेवा के कार्यों को, जो भारत विकास परिषद के उद्देश्य है, उनको आगे बढ़ाएं और पिछले साल जितने कार्य हुए हैं उससे आगे बढ़कर, उससे भी ज्यादा जो है उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना निश्चित रूप से योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मेरा इस तरह से सम्मान किया है यहाँ पर, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि गोपाल जी, शर्मा जी सभी बैठे हैं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से रोजा जी, तानिया जी, सोनी जी, कारिया जी, जब मैं राजनीति में मैंने जब कदम रखा था तो आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस आशाओं के साथ में हमारे गुरु जी बैठे हैं, मदन जी बैठे हैं, काका जी बैठे हैं, कई जो जब मैं राजनीति की एबीसीडी भी नहीं जानती थी तब आपने मुझे इस विचारधारा से जुड़ाया और मुझे यहाँ की रीति संस्कृति सबसे अवगत कराया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ में आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उस विश्वास को मैं बनाए रखने का पूरा प्रयास करूँगी। मान सम्मान में कभी ऐसा मेरे मतलब जाने अनजाने भी मैं मेरा पूरा प्रयास करूँगी कि आप लोगों का मान सम्मान बना रहे। और भारत सरकार के अंदर जो मुझे दायित्व मिला है उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे लायक जो भी कोई समूह आप इससे लेकर आएंगे या मेरे लायक जो भी कार्य होगा, मैं उसे अपना सौभाग्य मानकर या मैं उसे अपना कर्तव्य मानकर पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। सम्मानीय मंच पे आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नागौर शाखा में कुछ नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इस सदस्यता का संकल्प लेते वक्त आपको मैं के बाद अपना नाम बोलना है और बाकी चीजें आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं नवनीत चौरड़िया भारत विकास परिषद परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ संभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में
ट्रस्ट में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर। स्वयं को तिल तिल जलाकर, स्वयं को तिल तिल जलाकर, दीप बनना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। भगवान जी, मंत्री, राजस्थान सरकार, आपके पास बहुत सारे विभाग हैं, नागौर की शान है। आपका अभिवादन तो सबसे पहले मुझे करना होगा, और मुझे लगता है आपका अभिवादन करते ही आप सबका अभिवादन हो गया। हाथी के पैर में सबका पैर या नहीं? फिर भी यहाँ क्या है, सबको मैं नाम से जानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं नाम लूंगा तो मेरा तो टाइम इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 नाम और लूंगा। उसके बाद हम सब आदरणीय जिला संचालक जी, महानगर संचालक जी, और हम सब मंच के इधर भी और इधर भी। ये तो रिवॉल्विंग चेयर है, ये जो आगे बैठे हैं ना, ये कल यही थे, आज सामने आ गए। और ये भी 1-2 साल के मेहमान है, थोड़ी इधर ही आना है। महत्वपूर्ण है हमारी सदस्य, सोच के बहुत कुछ आया था, लेकिन अब वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब आदमी कुछ देखता है तो उसमें कुछ और लगता है। मुझे लगा कि मेरी जानकारी थोड़ी कमजोर है। नागौर में भाईदूज होती है क्या? होती है क्या भाईदूज? ऐसे हाथ उठा के भी बोल सकते हो, हाँ भरने नहीं पड़ते। उसे क्या करते हो? हमारे बीकानेर, शायद ये अलग देश होगा नागौर, बीकानेर में तो क्या है, बहन आती है और भाई को माला पहनाती है। नागौर में भी ऐसा ही करते हैं क्या? तो फिर एक महिला का माल्यार्पण करने के लिए महिलाएं ढूंढ रहे हैं, एक पुरुष का माल्यार्पण करने के लिए कोई पुरुष ढूंढ रहे हैं। अगर भाई जी में खड़ी है तो अरे भाई, एक माला है वरमाला, और वो जिंदगी का सबसे आखिर में मिलने वाला रिश्ता है। उससे पहले आपके पास एक माँ थी, उससे पहले आपके पास एक बहन थी, और उसके बाद आपके पास जब पत्नी मिली थी ना, उसके बाद आपके पास एक बेटी थी। क्या बात है? फिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदस्य तो हम भारत विकास परिषद के हैं, हम उस श्रेणी से भी आते हैं जो जागरण श्रेणी है, जो प्रबुद्ध संपन्न वर्ग है। पर विचारों में हमने कभी अपने आप से बात नहीं, अपने आप से जब आप बात नहीं करते तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, कोई आदमी अगर कोई चालाकी करता है, ये बहुत गुरु है। गुरु कहते हैं ना, अरे गुरु जितना पवित्र शब्द तो हमारी धरती पे कोई और था ही नहीं। जब बात चली तो ये कहा ईश्वर से पहले गुरु है, पर हमने उसका अनुचित प्रयोग करके उस शब्द की परिभाषा ही बदल दी। यही किया, ये बहुत चालू है। अरे भाई, कोई चीज ठीक है, काम कर रही है, ये है चालू, हमने उसका दुरुपयोग करके उसको कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया, या ऐसे काम किए तो उसके परिणाम भी हम आज भोग रहे हैं। हम भोग रहे हैं। ये जितना हमारे समाज के अंदर परेशानियां हैं, वो क्यों है? क्योंकि जो जागरण श्रेणी के लोग थे, जो प्रबुद्ध लोग थे, जो संपन्न लोग थे, जो समाज का पिलर थे, उन लोगों ने शांति ग्रहण कर ली, अपने आप से भी बात नहीं करते। अरे क्यों एक बहन अपने भाई को माला नहीं बना सकती? आपने किसी भगवान के मंदिर में जाने की आदत होगी है क्या?
होनी चाहिए, नहीं है तो जब विपत्ति आती होगी तो जाते ही होंगे, राजी खुशी चाहे ना जाओ, आपकी मर्जी है। सीता माता के घूंघट होगा, राधा के होगा, दुर्गा माँ के होगा, सरस्वती माता, फिर दिक्कत क्या है? एक समय हमारे पास विपत्ति आई, इसी तरह से हम थोड़े से कमजोर हुए मुगल काल में। छठी शताब्दी में पता बनाई थी। छठी शताब्दी कितने साल हुए, गिन लो, अभी 21वीं में जी रहे हैं। हमें लगा कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित करना है, तो ना कुत्ता देखे ना घुसे, क्योंकि जो आए थे वो दुष्चरित्र लोग थे, इसलिए हम उनके लिए कोई भी बुरी उपाय यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा उनको घर के रखो, अपनी माता शक्ति को कहा, अपनी बेटी को भी कहा, अपनी बहन को भी कहा, अपनी माँ को भी कहा और पत्नी को भी कहा। विपत्ति चली गई, पर एक दिक्कत रह गई, हम जैसे लोग वही रह गए, हमने उसका पुनरावलोकन नहीं किया। देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए प्रश्न मत उठाना। देश काल परिस्थिति के अनुसार वचन, कर्तव्य और दायित्व का निर्णय होता है। इनमें से अगर किसी में भी परिवर्तन आए तो आपके वचन में, आपके कर्तव्य में, आपके दायित्व में परिवर्तन आवश्यक है, उस परिवर्तन के अनुरूप। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वचन, वो कर्तव्य, वो दायित्व छल का रूप ले लेता है, और सबसे पहले उसको छलता है जिसने वो लिया है। भीष्म पितामह ने केवल अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी और एक कसम खाई थी कि मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित रखूंगा, पर उसकी व्याख्या गलत कर ली, हस्तिनापुर का नाम निशान मिट गया, विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी था। देखो मैं 15 मिनट बात करूंगा, पर अभी मेरा समय शुरू नहीं हुआ है। पहले मैं जमीन को तैयार करता हूँ, फिर बीज डालता हूँ, और देखो इतनी दूर आया हूँ, कुछ आशा लेके आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ, उसका अधिकार तो होगा। जयद्रथ का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना ही होगा। जयद्रथ को एक बार वो पांडवों की बहन थी दुश्मला, उसका पति था, मतलब उनका बहनोई हो गया। ये जब वनवास में थे तो जयद्रथ वहां से जा रहा था, उसको द्रौपदी दिखाई दे गई, क्योंकि पढ़े लिखे भी बेवकूफ होते हैं, तो राजा भी बेवकूफ हो ही सकते हैं। उसके मन में एक विचार आया और उसने द्रौपदी का हरण करने का प्रयत्न किया। द्रौपदी का हरण जब करने का प्रयत्न किया तो पांडवों ने हरण तो करने नहीं किया, सबको मालूम है बात, उसको ले आए, पर वो क्योंकि अच्छे लोग थे तो उन्होंने कहा नहीं, इसका मत नहीं करेंगे, इसको सजाने के छोड़ देंगे, और उसके बाद से आगे छोड़ देंगे। जयद्रथ ने उसको इतना घोर अपमान समझा, इतना घोर अपमान समझा कि वो भगवान शिव के पास पहुंच के पूजा करने लग गया और एक दिन अखंड अजय रहने का वरदान प्राप्त करके आया। जयद्रथ गलत था क्या? गलत था। अरे भाई उसको पहले देखना था कि मैंने क्या किया था। अब एक छोटा सा प्रश्न है, क्या अपन भी कभी ऐसे करते हैं क्या? कोई हमसे गलती हो जाए, सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया दे दे, तो हम अपनी गलती को तो जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि ईश्वर ने दिमाग दिया है, और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर के बैठ जाते हैं और पूरे समाज को दूषित कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? तो गलत कौन है? अगर वहां जयद्रथ में गलत है तो यहाँ आप गलत हैं। और केवल इस एक सुधार से हमारे जीवन का दृश्य बदल सकता है। अब समय मेरा शुरू होता है। अब देखो पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। आज दायित्व ग्रहण है, शपथ ग्रहण दायित्व का किसी पद का नहीं, हमने कभी पद शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जिन्होंने आज दायित्व लिया है उनको ये पता चले कि केवल दायित्व मिला है, लेकिन इसके अलावा कुछ क्या पीछे वाले खराब काम कर रहे थे क्या जिनको हटा कर पर लगाए जाए? आपको ऐसा लगता है क्या उन्होंने काम आप ऐसे किया नहीं? और इससे पहले बहुत सारे हटाए तो सारे हटे लग रहे हैं, तो ये खराब थे, इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, इसने नहीं बुलाए, ऐसा किसी के मन में विचार है क्या? नहीं है। हमें अपना रास्ता तैयार करना है। बहता जल निर्मला, जब तक जल बह रहा है तब तक वो निर्मल है। इकट्ठा करो, एक
थोड़े से गड्ढे में उसको इकट्ठा करो, 4 दिन भी मुश्किल से लगेंगे, सलाह आ जाएगी। इसलिए हमें हर चीज को परिवर्तनीय ही रखना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें चाहिए दायित्ववान कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा संकल्प क्या है, हमारा एम क्या है, स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत, या छोटे शब्दों में कहें तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण। अगर हमें ये रास्ता जाना है, इस रास्ते पे जाना है, पूरे देश को स्वस्थ बनाना है, समर्थ बनाना है, संस्कारित बनाना है, तो हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और कार्यकर्ता हमारे कितने हैं? 2 तरह के हैं भैया। एक तो है साधारण कार्यकर्ता जो हमारा सदस्य है, और एक है दायित्ववान कार्यकर्ता जो कभी किसी पर करा, उसने कोई काम किया, किसी ने भारत को जानों का काम किया, किसी ने वित्त सचिव का काम किया, किसी ने कुछ किया। एक सदस्य जो नया नया बनता है, वो पता है कैसे बनता है? वो सदस्य क्या है कि पड़ोस में रहता था राम जी के, क्या राम जी ऐसे भगवत तो लगा कर जा रहा हूँ, वहां कौन कौन मिलता है आपको? ये बताते हैं वो भी मेंबर है, वो भी मेंबर है, वो भी मेंबर है, नाम बताते हैं कई सारे। तो उसको देखते हैं कि लोग तो अच्छे लोग हैं, इनकी तो समाज में छवि ठीक है, इसका मतलब ये वाली उसके विचार बता रहा हूँ, मेरे विचार नहीं है ये, कि ये वाला जो काम सही अपने भी इसमें जमा हो जाओ, वो आ जाता है। अब वो सदस्य बन गया तो हमारा कार्यकर्ता बन गया, कागजों में तो बन गया, लेकिन उसकी भूमिका रहती है कार्यक्रम में आना, पीछे की कुर्सी पर बैठना, उसके बाद भोजन होगा तो भोजन करना और वापस अपने घर चले जाना। शुरू में उसकी कोई आस्था ही नहीं है परिषद में, उसका कोई विचार ही नहीं है। लेकिन अगर उसी कार्यकर्ता को हमने दायित्व दे दिया, अब जो आज अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बने हैं या जो इस वर्ष से पहले निवर्तमान हुए, वो यहाँ आगे होंगे 9 बजे, 11 बजे के कार्यक्रम में आकर के उन्होंने सारी कुर्सियां ठीक है जचाई होगी या नहीं जची होगी, सारी व्यवस्थाएं देखी होगी, क्योंकि उसके पास दायित्व का आभास आ चुका है। इसलिए हम जल्दी दायित्व बनते हैं ताकि हर आदमी को जिम्मेदार बना दें। ये वैसे ही है जैसे परिवार में बालक होता है, मस्त रहता है, पिताजी कमाएंगे, माँ रोटी बनाएगी, और कोई बड़ा भाई है तो वो और काम करेगा, वो मस्ती मारता है। थोड़े दिनों बाद शादी कर देते हैं, फिर वो सब करता है जो उसके पिताजी करते थे, यानी कि दायित्ववान हमें बनाना पड़ेगा। छोटी सी बात और है, उसके बाद अपने असल मुद्दे पे आ जाऊंगा। देखो, भारत की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा, तो जब भारत की आबादी 140 करोड़ है तो अपन लड़का लड़की का अनुपात भी निकाले तो भी हमारी महिलाएं आदि तो है ही करीब 70 करोड़ तो है ही। हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और ये 70 करोड़ की आबादी हमारा सहयोग ना करे तो क्या कर लेंगे? 70 करोड़ का मतलब होता है 140 करोड़ हाथ हमारे हमसे छूट गए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे हो? पर यह सवाल महिलाओं में भी आ सकता है। आज मैं मुख्य रूप से मातृशक्ति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैंने वो देखा ना सापा कराने के लिए फलानी मैडम आएंगी, वो करने के लिए, तिलक के लिए वो आएंगी, तब मुझे लगा कि इनसे ही बात करनी पड़ेगी, यही परिवर्तन लाएंगे। देखो, मातृशक्ति के प्रति पुरुष की अबाध श्रद्धा रहती है, सभ्य समाज की अबाध श्रद्धा रहती है। तो वो क्या करता है, कोशिश ये करता है कि इनकी इच्छा के अनुरूप चलो। तो बहुत सारे काम उसको समझ में आ गया, ठीक है, उचित है, लेकिन फिर भी वो सोचता है उसको बुरा लग जाएगा इसलिए छोड़। अगर ऐसा है तो मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा। भाई आपको ये तो पता ही है ना कि भगवान श्री कृष्ण का याद किया होगा सबने, करा तो राधा कृष्ण बोला है, किसी ने कृष्ण राधा कभी बोला क्या? क्योंकि हम ऐसे ही दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही संस्कार है हमारे, ऐसी ही संस्कृति है हमारी। तो इस मातृशक्ति को भी अपना स्थान जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा, और बरकरार तभी रहेगा जब हम समाज को कुछ देंगे, कुछ लौटाएंगे। देखो भैया, हम ये कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करेंगे, किसी व्यक्ति का लालच नहीं है। अगर आपको अपना देश, अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में सौंपना है तो आपको उसको संवारना ही पड़ेगा।
आप अपने परिवार को भी अगर केवल संभालते हो तो भी आप राष्ट्र के एक परिवार को संभालते हो, क्योंकि समय कम है। आज जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विकट परिस्थितियां हैं, आप सबको पता है। मैं बताऊंगा तो इतना समय नहीं है, अरे 1 बज गए, 1:30 बजे तक का अपना कार्यक्रम था, इसलिए मैं सीधा विषय पे आता हूँ। जब आप लोग इस कार्यक्रम में आते हो तो हमारे कार्यक्रम को देख के कोई बता सकता है कि ये भारत विकास परिषद का कार्यक्रम होगा। कैसे? बाहर जूते लाइन से लगे हुए, मेरे ख्याल किसी को कहा नहीं होगा जूते उतारो, किसी को कहा गया? कोई अगर पहन के भी आया है तो बेध्यानी में पहना है, या ध्यान नहीं रहा, या कोई काम में जल्दबाजी में आ गया। हमें किसी ने नहीं कहा, पर ये हमारा चरित्र है कि अंदर धूल मिट्टी नहीं लेके जाए। हमारा कार्यक्रम समय पर प्रारंभ हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी अच्छे संगठन का कार्यक्रम है। समय पालन करते हैं। थक भी गए, आप लोग थकी गए होंगे इतनी देर में, गर्मी तो है ही है, जगह जैसी है, मौसम जैसा है, मॉइस्चर है, खूब ह्यूमिडिटी है, आप लोग असुविधा में भी हो, पर बैठे हो आराम से। अनुशासन हमारा चाहिए, ये हमारी पहचान बन गई। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता है, और वो दिखाई नहीं देता है ना, वो अगर हमारे पास है तब हम सच्चे परिषद के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, राष्ट्र निर्माण की अनंत यात्रा के यात्री हैं। अन्यथा अगर वो नहीं दिखाई देता है तो दिखाई देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई बता सकता है ऐसा क्या चरित्र है जो हम लोगों में? हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि हम उसको परम सम्मानीय शब्दों से बताएं। इसी दिशा में आज अपन थोड़ी सी बात और करेंगे। हालांकि मेरी इच्छा थी कि आज संपर्क, सहयोग, संस्कार और सेवा पे अपन अच्छे से बात करें। ये हमारे 5 आयाम है, ये हमारे 5 आयाम नहीं है, ये हमारे 5 आधारभूत स्तंभ है जिन पर भारत विकास परिषद का विचार करा। और आज उस विचार पर बात करना चाहता था। कभी समय मिला और आप लोगों ने याद किया तो हम बैठ करके बिना किसी कार्यक्रम के 1 घंटा केवल इसी विषय पर बात करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें तो हम आज डिस्कस करेंगे ही करेंगे। भारत विकास परिषद के मूल में भाई सेवा तो रोटरी भी कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो महावीर इंटरनेशनल को जानते हैं, हमसे अच्छी सेवा करती है वो, मैं बता रहा हूँ आपको, मान के चलना। या हम जैसी करती है, मेरी आदत है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी ज्यादा तारीफ करना। फिर भारत विकास परिषद क्यों, उसी में सब चलते हैं, वो भी सेवा कर रही है, हम भी सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, लॉयन क्लब, महावीर इंटरनेशनल, करुणा क्लब, ये सबसे भिन्न है, क्योंकि हमारे मूल में संस्कार है, उनके मूल में सेवा है। सेवा बिल्कुल वैसे ही है कि किसी व्यक्ति को एक वक्त का भोजन उपलब्ध करवा दिया जाए तो आपकी सेवा संपन्न हो गई, लेकिन उसको शाम को भूख लगेगी भैया, तो मैं खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि काम कर रहा हूं। लेकिन भारत विकास परिषद क्या कहता है? मान लो हम व्यक्ति को सिखाएंगे, संस्कार देंगे, रोजगार अर्जन का या भोजन प्राप्ति करने का संस्कार उसको उपलब्ध कराएंगे, और वो स्वयं भी भोजन उपलब्ध करेगा और दूसरों को भी देगा। ये है भारत विकास परिषद की संस्कृति। हमारे मूल में संस्कार है, सेवा हमारा माध्यम है। सेवा के माध्यम से हम लोगों के संपर्क में आते हैं, वो जो वंचित है, जिनको जरूरत है, उनकी सेवा करने के लिए। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसके पास है देने के लिए। हम उनसे संपर्क करते हैं जो संचित है, दोनों के बीच में माध्यम बनते हैं और उनसे पुण्य करवाते हैं और उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं उनको। ये भारत विकास परिषद की संस्कृति है, हमें इसी के अनुरूप चलना होगा। ये तो क्योंकि समय कम होता है ना, तो आदमी तेज बोलता है, तो कभी कभी कहते हैं सर आपने तेजी से पढ़ा दिया, याद ही नहीं रहा, सीधी सी सीखने से नहीं बैठी। तो उसके लिए डेस्क क्लासेस होती है। डेस्क क्लास समझते हो क्या? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है ना, उसमें एक लेक्चर लगता है, फिर उसके बाद जैसे सुबह 9 बजे लेक्चर हुआ तो लंच के बाद से डेस्क लगा दी जाती है और वहाँ अच्छे टीचर बिठा दिए जाते हैं कि अब कोई डाउट हो तो वहाँ आ जाना और वहाँ क्लियर कर लेना। तो अगर आपको लगे कि बात बैठी नहीं तो दोबारा बुलाना, मेरे को तो आना पड़ेगा, मेरे पास तो विकल्प है।
देखो, अब आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को कुछ सिखाएं ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए उदाहरण बन जाए ये बहुत आसान, बहुत आसान है। आप अपना विकास कर लें, जो विकास हम चाहते हैं। हमारे पास 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा बोलते हैं, मन बोलते हैं, कोई भी नाम हो, स्थूल शरीर है, और एक है कर्म शरीर। कर्म शरीर है, आज उदाहरण के लिए, क्योंकि मैडम बैठे हैं तो मैडम का मुझे लगा कि सही उदाहरण होगा। मैडम का नाम है मंजू जी बागमार। अब बागमार, इनके पीछे कभी किसी पूर्वजों ने बाग मारा होगा या कुछ बड़ा काम किया होगा, लेकिन उसमें मैडम का कोई योगदान नहीं है। अच्छा तो लगता है बाग मारा, मतलब बड़ा काम तो किया ही है, कुछ ना कुछ आपके बुजुर्गों ने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए आपको ये टाइटल मिला है। ऐसे ही किसी का नाम है सब चोटिया जी, अभी वो जाति नहीं है, ईमानदारी से पाए दी गई है शारदा जी, इसके पीछे कोई ना कोई व्याख्या है, पर ये जो कुछ भी है ये आपके बुजुर्गों का है, आपका कुछ नहीं। पहचान बन गई कि आप जान जाओगे कि बंधु बात। लेकिन ये चुनाव लड़े, समाज का इन्होंने कुछ किया तो दोबारा जीत गए, ये इनकी कर्म शक्ति है, यानी कि ये इनकी पहचान है, और यही पहचान सब कुछ होती है। शरीर तो स्थूल है जी, इसको अगर दूध पीने की इच्छा होगी तो दूध पी लेगा, और दारू पीने की इच्छा हुई तो बहुत सारे पी रहे हैं। शरीर तो दोनों काम कर सकता है, बिल्कुल उपयुक्त रूप से ढंग से कर सकता है, लेकिन आपके कर्म शक्ति तय करती है कि आप क्या पिएंगे। इसलिए आप अपनी कर्म शक्ति को सजग करें, और कर्म शक्ति का परिणाम होता है कर्तव्य। अब अपन कर्तव्य को एक लाइन में समझेंगे। हमने एक बहुत अच्छा बस स्टैंड पे बेंच बना के रखी, एक जल मंदिर लगाया, तारीफ तो होगी आपकी, और पुण्य भी मिलेगा, काम बढ़िया किया। लेकिन उस पर हमने लिखवाया फलानचंद जी, स्वर्गीय श्री फलानचंद जी के पुत्र ने, स्मृति में ही बनाते हैं आजकल, ये रिवाज है, स्मृति में बनाया। लेकिन स्मृति बोल को कभी नहीं करते, पर लिखाने का तरीका ऐसा ही कर पड़ा, इसलिए ऐसे लिखाते बनाया। अब क्या हुआ, ये 2 शब्द होते हैं, आत्मसंतुष्टि और आत्म प्रशंसा। आत्म संतुष्टि से पुण्य संचित होता है, आपके पास अगाध शक्ति आती है, और आत्म प्रशंसा से आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जितना मैं जानता हूं आनंद क्षणिक है, क्योंकि पहले ने आपकी तारीफ की, आपको आनंद आया, दूसरे ने तो घटिया बात क्या की, आपका आनंद तो गायब। लेकिन जब आप आत्म संतुष्टि पर पहुंच जाते हो तब आप मुस्कुराते हो, जब कोई आपकी बुराई भी करता है, अब वो समझता है आपके मुंह से यही आपके विचार निकलेंगे अपने अंदर। इसलिए हमें कर्म मार्ग से अपनी सबको अपनी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपके बाद देखो भाई, दुनिया कहती है हमने से कोई ऐसा है क्या जिसको विश्वास हो कि हम मरेंगे नहीं? कोई हो तो हाथ खड़ा करे, मेरे को पता है मैं नहीं मरूंगा, तो आप बता रहा हूँ नहीं मरूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, इसकी अभी गारंटी तो नहीं दे सकता, पर कोशिश कर रहा हूँ। 2 शब्द है, मरण और स्मरण। अगर आपने पूरा जीवन स्वार्थ नीत होकर अपने लिए बिताया तो निश्चित रूप से एक दिन आपका मरण होगा और आप इस सृष्टि से चले जाओगे। लेकिन अगर आपने स्वार्थ रहित होकर के दूसरों को समय पे अपना उपयोग दिया, आपका जो भी उपयोग हो सकता है, आप जो भी कुछ मदद किसी की कर सकते थे, अगर वो की तो क्या होगा, आप उसकी स्मृति में चले जाओगे। कौन मार सकता है? जब तक वो जिंदा है जिसकी स्मृति में आप हो, आप मर नहीं सकते। कौन कहता है कि स्वामी विवेकानंद नहीं रहे? कोई कह सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी नहीं रहे? क्योंकि रहे जाएंगे ना जब तक। अब जैसे लोग उसको रोज देखते हैं, चौराहे पे इनकी मूर्ति किसी ने भी लगाई हो, जो गुजरता है वो श्रद्धा से सिर झुकाता है। यही कर्म है। रामचंद्र जी क्या थे भैया? एक अयोध्या के राजा थे। दूसरी घड़ी के पहले, दूसरे प्रहर के पहली घड़ी में उनका राज तिलक होना था, लेकिन पहले प्रहर की आखिरी घड़ी में एक माता ने उनके लिए वनवास मांग लिया।
चले गए। रामायण पढ़ लेना, रामायण केवल वो 14 साल है जो रामचंद्र जी ने वनवास में काटे, कांटों भरे जंगलों में रहे, पैरों में शूलें चुभी, रावण से लड़े, और उस समय भी दुनिया का सबसे सशक्त शासक था अयोध्या, राम जी का ननिहाल, उसकी याद नहीं किया। जो भाई उसको आदिवासी मिले उसको लेकर के गया और अपनी सीता माता को छुड़ा करके लाया। वो 14 साल अगर नहीं होते तो युवराज रामचंद्र केवल राजा रामचंद्र बनते, हम याद नहीं करते, लेकिन इन 14 साल में जब वो लौट के आए तो वो युवराज रामचंद्र गए थे और भगवान रामचंद्र बन के आए थे, जो आज तक जीवित है। और अगर ऐसा रामचंद्र जी कर सकते हैं तो मेरा विश्वास ले लो, आप सबके अंदर ईश्वर का अंश है, सबके अंदर वही उतना ही ईश्वर का अंश है जितना रामचंद्र जी में था, जितना भगवान श्री कृष्ण में था। उन्होंने उस अंश को उभारा, बाकी अंशों को दबाया। हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, कोई वो बहुत अच्छा इसलिए मैं सबको तो कह नहीं सकता, मेरा कह सकता हूँ, मैंने शायद ये प्रयत्न नहीं किया, अब कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कुछ कर दूंगा। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन एक चीज लास्ट में कह रहा हूं, इसके बाद अपन 2 मिनट की बात करेंगे और फ्री हो जाएंगे। कुछ भी आपके साथ नहीं रहने वाला है। बचपन आप सबके पास था, उससे अच्छा कोई जीवन नहीं था, चला गया। कुछ है जिनके पास अभी है, और हम सबके तो गई वो थी जवानी, बहुत आनंद भी किया था, चली गई। शरीर भी है, चला जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं रहने वाला। रहने वाला है तो अगर त्रिभुवन शर्मा की मृत्यु होती है तो वो याद करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन त्रिभुवन की मृत्यु के समय जब त्रिभुवन के अच्छे कर्म उसके साथ हैं तो वो इस पृथ्वी में रहेगा और चिरकाल तक रहेगा। ये निर्भर होगा उसने कितना अच्छा किया। हम सबके लिए बहुत मुश्किल है क्या, अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को परेशान मत करो, लेकिन अपनी सुविधापूर्ण जीवन में जीते हुए भी अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करो। अब आखिर में मैं आपको नमस्ते करने से पहले 2 मिनट की बात करूंगा। बहुत सारे काम है जो भारत विकास परिषद आपको बताती है और आप करते हो, चाहे वो पूर्वोत्तर छात्र अभिनंदन हो, चाहे राष्ट्रपति के गीतों की प्रतियोगिता हो, चाहे वो बहुत सारे कार्यक्रम आप सबको बताएं। एक बस्ती एक गाँव है, जो सेवा के काम है वो सारे आप अपने आप करते हो, क्योंकि वो तो केंद्र में आपको डायरेक्ट किया हुआ है, आपको करना ही है, भारत को जानो आपको करानी है। उसके अलावा भारत विकास परिषद आपसे एक उम्मीद करती है, एक अपेक्षा करती है कि आप 24 घंटे जो आपकी जीवन शैली है उस जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करो, ताकि आप लोगों के लिए उदाहरण बन जाओ और लोग आपका अनुसरण करें। सबसे पहला है सामाजिक समरसता। देखो भाई, किसी का विचार हो कि मेरे घर नहीं आना है तो मत आए, क्योंकि मेरे घर में एक बालक है जो वाल्मीकि है, वो आपको पानी पिलाएगा। अब आपकी इच्छा है, आपको उचित लगे तो आ जाना, नहीं उचित लगे तो मत आना, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। इसलिए भाई बस आपको कोई बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, आपका ही जीवन संभालने की बात कर रहा हूँ। कल आपको ये भविष्य बच्चों को दे करके जाना है। वर्ग भेद बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ता वर्ग भेद है, ये जो वर्ग भेद बढ़ रहा है, ये वर्ग भेद थोड़े दिनों में आक्रोश में बदलेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं वंचित ही वंचित रहूंगा, तिरस्कृत रहूंगा, तो कभी ना कभी तो विद्रोह करूंगा। और जब मैं विद्रोह करूंगा तो किसके खिलाफ करूंगा? जो वर्ग मेरे सामने खड़ा है। हो सकता है आपके जीवन में वो दिन ना आए, आपके बच्चों में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, और आपको साबित भी करके दिखा सकता हूं। घटनाएं हो रही है। अरे भाई, अगर मेरे से कोई पूछता है, भगवान पूछते कि भाई तू कहाँ पैदा होना चाहता है, तो मैं बता रहा हूँ मेरे मन की इच्छा है, बता तो सकता ही हूँ। मैं कहता भाई साहब भगवान जी हिंदू बनाओ मत बनाओ, और मुसलमान ईसाई कुछ भी मत बनाओ, मुझे तो सोनिया के पेट से राहुल की जगह पैदा कर दो। वो तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाया, मैं बन के दिखा दूंगा। पर क्या करूं, मेरे से पूछा ही नहीं भगवान ने, पूछा ही नहीं तो कहां से बताता। यानी कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं था, तो आपके भी नियंत्रण में नहीं था।
जो चीज आपके नियंत्रण में ही नहीं है वो वर्गीकरण का कारण कैसे बढ़ सकती है? क्या तरीका है उसको बांटने का? बाहर आ जाओ। भारत विकास परिषद राष्ट्र को दशा और दिशा बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। आज बहुत सशक्त संस्था है ये कुछ भी कर सकती है। आप अपने जीवन में लाओ, लोग देखेंगे। शुरू के 10 दिन प्रश्नोत्तरी होगी, वो कई करोगे या थोड़ी देर रहे 10 दिन बाद अनुसरण भी करेंगे क्योंकि सही आप हो। दूसरा, पर्यावरण। देखो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी भूमि हमें दी थी, बहुत अच्छा देश हमें दी था, बहुत अच्छी जलवायु हमें सौंपी थी और इसी जलवायु में, शुद्ध वायु में, शुद्ध वातावरण में हम पल बढ़ के बड़े हुए। हमने इसका दुरुपयोग किया है। अब हमने कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, पर पूरा देश या पूरा दुनिया हो सकती है। आपके बच्चों के आजकल कार्टून आने लग गए हैं। मैंने एक अखबार में देखा था कि बच्चा स्कूल जाएगा आज से 100 साल या 50 साल बाद, तो उसकी पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका होगा। ऐसे कार्टून बनने लग गए हैं। मतलब ये चीज कल्पना में आ चुकी है और अगर कल्पना में आ चुकी है तो केवल सार्थक होना बाकी है। रोक लो, नहीं तो आप हमारे बच्चे सांस के भरोसे दुनिया ना छोड़ जाए। आज देख लो आप गले की तकलीफ कितनी गुना बढ़ गई है। ये सब पर्यावरण प्रदूषण है, सब पर्यावरण प्रदूषण है। हम कसम ले, हम अपनी जीवन शैली में पर्यावरण को सर्वोच्च स्थान देंगे, पेड़ों का संरक्षण करेंगे, पेड़ों को बढ़ाएंगे, प्लास्टिक जैसे जहर को समाज से बाहर करेंगे और जलवायु को शुद्ध रखेंगे। वेदों में परिभाषाएं हैं, हम पढ़ते नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा है भैया मंदिर का जिक्र सबसे पहली बार किसमें आया था? रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी थी, उसमें पहला मंदिर आया था मन मंदिर। ये मंदिर आत्मा का मंदिर, दिल का मंदिर उसके बाद बने थे, क्योंकि हमारे मनुष्य ने देखा समाज में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इसको कोई जगह दो, जा जाके अपने दुख रो ले और अपनी इस तकलीफ को थोड़ा हल्का कर ले। मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता है वेद कर्तव्य की। हमारी जो परिभाषा है ना धर्म की, उसको समझने की। वेदों में धर्म की परिभाषा है अपने कर्तव्यों का पालन, दूसरे के अधिकारों की रक्षा के संतुलन को धर्म कहते हैं। मतलब मैं अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करूं, दूसरे के अधिकारों की रक्षा अच्छे से करूं और इसमें भी संतुलन रखूं। ना तो मेरा कर्तव्य जरूरत से ज्यादा हो, ना उसका अधिकारों की रक्षा जरूरत से ज्यादा हो, दोनों में संतुलन तो ये धर्म है। ये वेद में लिखा है जो अपनी सब कुछ है, जो अपनी जीवन शैली है, अपनाओ। पर्यावरण को ठीक करो, वरना आप तो मैं तो दुख सुख पाके निकल लेंगे। हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा कल्पना करो, आज हमारे बच्चे के कांटा भी चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है। अब कल्पना करो उसको कितनी पीड़ा होती है। लग जाओ जीवन शैली में अपना। तीसरी चीज है भैया स्वदेश। देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, सबको पता है ये बात। खाली दिमाग शैतान का घर, ये मैंने नहीं कहा, बहुत मैंने कहा, नहीं किसने कहा है, मेरे को तो पढ़ाया गया था। खाली दिमाग, आज उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है इसलिए उनके पास जीवन नहीं है, जीवन नहीं है इसलिए उनके पास जीवन यापन नहीं है। तो क्या करेंगे? समाज को बर्बादी तो करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको केवल एक अनुसरण करना है, एक कसम खानी है, स्वदेशी लूंगा। स्वदेशी लोगे तो स्वदेश में बनेगा, स्वदेश में बनेगा तो स्वदेशी बनाएगा और स्वदेशी बनाएगा तो मेरे भारतवासी को रोजगार मिलेगा और मेरे भारतवासी को रोजगार मिलेगा तो खत्म हो गई बेरोजगारी। आपने कितना सहयोग किया है, थोड़ा सा त्याग किया है, थोड़ा सा जागे हो भाई। आपको केवल इतना ही तो देखना है कि भारत का, और उसमें भी मैं तो कहता हूँ आप अपने आसपास का इलाका सुरक्षित करो ना, लोकल फॉर वोकल करो। अपने जो लोकल मिलता है उसको सबसे अधिक महत्व दो, उसके बाद जो देश में मिलता है उसको दूसरा महत्व दो, उसके बाद किसी को कोई महत्व मत दो। हिंदुस्तान अब पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है भैया। आज यहाँ पे विश्व स्तरीय चीजें बनती है और एक्सपोर्ट होती है। केवल आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, केवल मानसिकता बदलने की जरूरत है। और चौथी चीज है जो 5वीं बताऊंगा, उससे है कुटुंब प्रबोधन। देखो भैया, हम अपने बच्चों से दूर हो गए। लोग उदाहरण देते हैं कि मोबाइल की वजह से हो गया, इसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं हुआ, हमारी सोच बीमार हो गई। हमें अपने परिवार के दायित्वों के निर्वहन में भी
लाइटली लेने लग गए। वरना मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब बहुत छोटा था, सुबह सो के उठता था तो अपने से बुजुर्गों के मैं पैर छूता था। किसी दिन अगर मैं ऐसा नहीं करता था तो मुझे टोका जाता था। आज हम में से कितने टोकते हैं? अरे इससे आप कुछ बुरा नहीं, अच्छा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपना परिवार बचा रहे हो। आज सारे 4 भाई हैं, चारों पढ़ लिख गए, चारों समर्थ हो गए, चारों अच्छे हैं, तो चारों 4 दिशाओं में जा रहे हैं। क्या होगा? कहाँ जा रहे हैं हम? कुटुंब को संभालो, और ये केवल मातृशक्ति का सबसे बड़ा दायित्व है। अगर एक व्यक्ति को सुधारना है तो किसी आदमी को पकड़ के सुधार लो। एक परिवार को सुधारना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हार्ट की डिजीज बढ़ रही है जंक फूड की वजह से। कितना भी समझा लो आदमी को, खुद खाना छोड़ देगा, बात खत्म। लेकिन अगर उस परिवार की माता को हम ये चीज समझा दें, अब क्या होगा? उसके घर में घिया बनेगी, लौकी बनेगी, तो बेटा जो कल तक नहीं खा रहा था 2 दिन बाद खाएगा। माँ किसी भी परिवार का फूड कल्चर कभी भी बदल सकती है। तो जो शक्ति मात्र शक्ति वो ईश्वर ने दी है, उसमें कहाँ दिक्कत है? करिए। तो कुटुंब को संभालो, अपने इस कुटुंब को संस्कार दो, इस कुटुंब को उसके दायित्व बताओ, और उससे कहो कि तेने खा लिया, तेने पी लिया और समर्थ हो गया, और तेरे आसपास अगर तेरे भाई बंद कमजोर रह गए तो तेरे को कभी आनंद नहीं मिल पाएगा। तब आनंद मिलेगा जब तुम अपने भाई को अपने बराबर खड़ा करेगा, वाकई आनंद मिलेगा, और उस आनंद का उसको एहसास कर। अंतिम है नागरिक कर्तव्य। आपको कुछ नहीं करना। अगर नागौर में तो कोई रेड लाइट होगी नहीं, बच्चे के पास कोई रेड लाइट है क्या? कोई रेड लाइट नहीं है। लेकिन नागौर में मोटरसाइकिल धूम धूम चलती है, हमारा बेटा चलाता है, हेलमेट जानता ही नहीं है कहाँ मिलता है, दुकान ही नहीं ढूंढी। अरे भाई सरकार के नियम को साइड में घेर दो, अगर वो गिर गया तो क्या होगा? निर्भर करेगा कैसे गिरा। छोटी सी चोट भी आदमी को बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। आप सब लोग ये तय कर लो कि अगर मोटरसाइकिल के किक मारेंगे तो हेलमेट पहन के मारेंगे, कार में अगर बैठेंगे तो सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे। ये राष्ट्र देश की जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये मंत्री की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि जो परिवार में हमारे हानि होगी वो हमारे परिवार में होगी। देश के पास कितने कितने परिवार है, एक परिवार कहां से 5,000 कुछ हानि हो जाएगी। आपका तो सब कुछ गया, सब कुछ गया, आपका मतलब तेरा भी गया। अगर ऐसा है तो आप लोग केवल ये कसम खा लो, निकलूंगा तो हेलमेट पहन के निकलूंगा, नहीं तो मैं ही निकलूंगा। मेरी बात मानिए। जिस दिन आप ये कसम खाएंगे, आपके पड़ोस के घर वाला है ना, उसके पिताजी या उसकी माता जो कहेगी बेटा वो तुमको ले रहा, बिना तुमको मत जाओ, थोड़े दिनों बाद आपका अनुसरण होगा और हेलमेट समाज के प्रचलन में होगा। कितने लोगों को असमय मृत्यु से हम बचा पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारी जिंदगी बिना हेलमेट चलाएं और हमारा कुछ ना हो, कुछ हो जाए, नहीं होगा, लेकिन होता है ये हम सब जानते हैं। अरे तो वो भी तो अपने परिवार का सदस्य है, भारतवासी है। कहने को बहुत कुछ है, पर इन्होंने बताया कि इसके बाद पिकनिक है। अब इसके बाद जिसको अच्छा भोजन मिलेगा, जिसको अच्छा आनंद मिलेगा, क्योंकि पिकनिक में तो गप्पे मारी जाती है, चुटकुले सुनाए जाते हैं, ज्ञान की बात तो कोई मेरे जैसा बेवकूफी करता है। पर क्या है कि बुलाओगे बेवकूफ को तो पाओगे बेवकूफी। अगर मुझे बुलाओगे तो मेरी तो ये इच्छा है कि हम सब मिल करके इस राष्ट्र का निर्माण करें, अपनी जिंदगी जी ली, अब आगे चले, दुनिया की जिंदगी सुगम बनाए। आज के कार्यक्रम माँ भारती स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन। सम्मानित मंच है, यही संकल्प अपना देश अर्पित प्राण हो, स्वाभिमानी आदमी और देश का निर्माण हो। भारत विकास परिषद शाखा नागौर के छोटे से जिले आप सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल को एडजस्ट करके कार्यक्रम में आए, इसलिए मैं आनंद अग्रवाल अध्यक्ष होने के नाते आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर मनोज जी बागवाल का, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री त्रिभुवन
शर्मा का, प्रांतीय अध्यक्ष श्री रितेश जी अरोड़ा का। इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इस मंच की शोभा बढ़ाई। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान गुरुजनों और अन्य को सबका सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए अनेक संगठनों के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद। मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर भारत माता की सेवा में सदैव लगे रहें। वंदे मातरम। धन्यवाद।